डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। पूर्व में हम जिक्र कर चुके हैं कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। बच्चों, हर संविधान का अपना एक दर्शन होता है। संविधान का जो दर्शन है वह हमें पंडित नेहरू के जो ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प का जो प्रस्ताव था उसमें परिलक्षित होता है। हर संविधान की सामान्यतया एक प्रस्तावना भी होती है। प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। संविधान की प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माताओं के विचारों को और उनके उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है। भारत के संविधान की भी अपनी एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना में जो भाव व्यक्त किए गए वे सबसे पहले नेहरू द्वारा संविधान सभा के पहले अधिवेशन में ही 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए थे। पंडित नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव थे वे राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य और महात्मा गांधी के विचार और भावनाओं पर आधारित थे। संविधान की प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, बच्चों आपने पढ़ी होगी, आपने सुना होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना अभी मैंने आपको जो बताई है, इस उद्देशिका में संविधान के जो लक्ष्य हैं, संविधान के जो उद्देश्य हैं, उनका संक्षेप में वर्णन है। अपने उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में उद्देश्यों का महत्व और उसकी उपयोगिता बताई गई है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, किंतु लिखित संविधान की प्रस्तावना में वे उद्देश्य लेखबद्ध किए जाते हैं जिनकी स्थापना और संप्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। जहाँ संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है वहाँ प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वहन में सहायता करती है। प्रस्तावना से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। प्रस्तावना बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है और दूसरा वह यह भी बताती है कि संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। जो भारत का संविधान है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट की देन नहीं है और इस बात में यह पूर्ववर्ती जो भारत शासन अधिनियम थे उनसे भी अलग है। भारत के लोगों ने एक प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा में संवेद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकथित किया था। यह सभा अपने देश के राजनीतिक भविष्य को अवधारित करने के लिए सक्षम थी। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करते हैं और इस बात की ओर संकेत करते हैं कि संविधान का आधार उन लोगों का प्राधिकार है।
प्रभुता से तात्पर्य है कि राज्य को स्वतंत्र अधिकार है। राज्य को किसी भी विषय पर विधान करने की शक्ति है। वह किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। पहली बात तो प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है और संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 26 जनवरी 1950 से भारत की अधिराज्य की स्थिति, जो डोमिनियन स्टेटस था, वह समाप्त हो गया और भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। यानी कि आंतरिक व बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। संविधान सभा में अनेक सदस्यों द्वारा इसके समाजवादी राज्य की घोषणा पर बल दिया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको एक विशेष दर्शन के साथ नहीं जोड़ने जैसा विचार भी अधिकांश सदस्यों के मन में था। लेकिन फिर भी समाजवाद का भारतीय मॉडल अन्य अधिक परिचित समाजवादों से अपने आप में भिन्न है और भारत के द्वारा विशेष परिस्थितियों के आधार पर इसे अपनाए जाने की बात कही गई। भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई। धर्मनिरपेक्ष शब्द को पहले प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया गया था, अब इसे प्रस्तावना में स्थान दे दिया गया है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के उल्लेख से धर्मनिरपेक्षता को बल प्राप्त हुआ है। तो भारत का जो स्वरूप है उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। गणराज्य से स्पष्ट है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंश क्रमानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में की गई है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होना चाहिए और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही पूरक है, जिसका तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था का अंत होना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्ति बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण करे। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और इनका प्रयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से किया जाए। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय आपस में एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और राजनीतिक न्याय, जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। भारत का जो संविधान है, जो प्रस्तावना जिस उद्देश्य को दर्शाती है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान के जो निर्माता थे वे स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा से नहीं बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे, जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है और इसी कारण से विचार और अभिव्यक्ति को, विश्वास, धर्म और उपासना को स्वतंत्रता के आधार पर संविधान में स्थान दिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान में स्वतंत्रता की रक्षा के साधनों की भी व्यवस्था की गई है। संविधान निर्माता प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता
को भी उन्होंने महत्व दिया। अवसर की समानता, जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जाता है। हमारे संविधान का जो अंतिम आदर्श भ्रातृत्व या बंधुता है, जिसकी प्रेरणा 10 दिसंबर 1948 की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पहले अनुच्छेद से प्राप्त की गई। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान हैं। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। भारत का संविधान व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता में विश्वास करता है। राष्ट्र की एकता में विश्वास को ध्यान में रखते हुए ही संघात्मक स्वरूप होने के बावजूद भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 42वें संशोधन ने व्यापक रूप से समीक्षा की थी और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो बच्चों, यह तो है भारत के संविधान की प्रस्तावना का परिचय। प्रस्तावना हम किसे कहते हैं, प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो ये तो आप बच्चों समझ ही गए होंगे कि जो प्रस्तावना होती है वह उसके लक्ष्य को, उसके उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। संविधान की जो प्रस्तावना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक मूल रूप से एक जो बेसिक जो ढांचा है, जो एक क्लैरिटी, वो हमको प्रारंभ में दिख जाती है कि किस आधार पे जो है पर्टिकुलर जो कंट्री है उसमें व्यवस्थाएं की गई है। तो आप बच्चों प्रस्तावना को याद रखें और इसको आप बच्चों ज़रूर से ध्यान रखना कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संशोधन से कौन कौन से शब्द जोड़े गए। कई बार ये प्रश्न छोटे उसमें शब्दों में पूछा जाता है। तो जो प्रस्तावना है उसमें संपूर्ण संविधान का हमें दर्शन दिखाई देता है। और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उस पर बहुत ही सुंदर टिप्पणी प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने की है। प्रोफेसर बार्कर लोकतांत्रिक शासन के विषय में आधुनिक चिंतन है। उद्देशिका में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुत्व से जोड़ते हुए जो स्थापित करने का प्रयास किया गया है उसे महात्मा गांधी ने मेरे सपनों का भारत कहकर वर्णित किया था। अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के प्रारंभिक भाग में इस उद्देशिका को उद्धृत किया है। तो बहुत विद्वानों द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना की प्रशंसा भी की गई है। संविधान की प्रस्तावना का अपना एक विशेष महत्व है।